हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर वो देख सकता है। हम लोगों ने अभी तक 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं अपने 101 क्वेश्चन। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। हमारा क्वेश्चन 101 क्या है? इफ़ अ रैंडम कॉइन इज टॉस 11 टाइम्स, एक रैंडम कॉइन है, कोई कॉइन लिया गया है जिसको 11 टाइम्स टॉस किया जा रहा है, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर 7th टॉस हेड अपीयर्स एग्जैक्टली 4 टाइम्स। ओके, आपको एक कॉइन दिया गया है जो कि कितने टाइम्स किया जा रहा है टॉस? 11 टाइम्स। 11 टाइम्स टॉस किया जा रहा है। 11 टाइम्स टॉस करने के समय आपसे बोला क्या जा रहा है कि जब वो 7th टाइम टॉस करता है, जब वो 7th टाइम टॉस करता है, 11 टाइम्स तो किया गया है, 7 टाइम्स जब टॉस करता है तो क्या अपीयर हो रहा है? एग्जैक्टली 4 टाइम्स क्या हो रहा है? 4 टाइम्स हेड आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली 4 टाइम्स हेड आ रहा है। तो मुझे क्या बताना है कि जब वो 7th टाइम जब वो क्या करता है, टॉस करता है, तो एग्जैक्टली 4 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एग्जैक्टली 4 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब वो 7th टाइम टॉस करता है? अच्छा, तो अब एक चीज़ सोचिए कि 7th टाइम टॉस करेगा तो 4th टाइम हेड आना चाहिए, 4th टाइम हेड आना चाहिए। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो पहले 6 टाइम टॉस हो चुका है, ये जो 7th टाइम कर रहा है, इसमें जो पहले 6th टाइम हो चुका है उसमें 3 टाइम्स आपका हेड आ चुका होगा, 3 टाइम्स हेड आया होगा और 3 टाइम्स टेल आया होगा। तभी तो ये 4th टाइम कह रहा है कि 4th टाइम आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना? 4th टाइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 4th टाइम तो तब आएगा ना जब पहले 6 टाइम जो हम लोगों ने टॉस किया है उसमें 3 टाइम्स हेड आया हो, तभी तो हो सकता है, तभी तो वो आने की प्रोबेबिलिटी है। या हो सकता है ज़्यादा भी आया हो, लेकिन 3 टाइम्स तो आया होगा, 3 टाइम्स तो आया होगा। तो अब देखिए, अगर एक बार अगर कोई करता है कि कोई कॉइन है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर अकॉर्डिंग टू, अगर मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से अगर मैं इसे करने की कोशिश करूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो क्या होगा? अब जैसा कि 6 टाइम तो हम लोगों ने टॉस कर लिया, 6 टाइम तो हमने टॉस किया, तो सक्सेसफुल 3 टाइम्स आना ही आना होगा, तभी तो 4th टाइम जब वो 7th टाइम करेगा तो 4 टाइम्स हमारा हेड आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 टाइम वो टॉस किया जब, तो 3 टाइम्स वो उसमें सक्सेस पाया, 3 टाइम्स सक्सेस पाया। हाँ, और उसमें क्या आया होगा 3 टाइम्स करने पर? 1/2, ये मान लीजिए हेड आया, 3 टाइम्स आया होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया 1/2, 3 टाइम्स टेल आया होगा। ठीक है, तभी ना 4th टाइम आएगा क्या? 4th टाइम क्या आएगा? 4th टाइम आएगा हमारा आएगा हेड, तभी ना होगा 4 टाइम एग्जैक्टली हेड। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं, इसको मैं करूँगा तो क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 1/8। इसको करिए, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गया 1/8 मल्टीप्लाई 1/8। ठीक, ये कट गया, ये कट गया, 4 से ये हट गया, 2 आ गया, कितना बचा? यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 16, 5/16 आएगा। ठीक है, जब ये इतना कब आएगा? जब 3 बार वो सक्सेसफुल हेड पाएगा, 6 ट्रायल में 3 बार सक्सेसफुल हेड पाएगा, तब वो क्या होगा? ये आएगा इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आएगी इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब बात क्या आती है कि जब 7th टाइम करता है वो, 7th टाइम क्या करेगा? हेड कॉइन को 7th टाइम जब टॉस करेगा तो 7th टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। 7th टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, है ना? तो
अब आपसे देखिए क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है कि सेवेंथ टाइम के बाद क्या होगा, ये बोला जा रहा है कि सेवेंथ टाइम जब वो करेगा तो 4 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके बाद क्या होगा नहीं पूछ रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 1/2 क्या जो सेवेंथ टाइम कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आने की 1/2। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे 1/2 से, क्या आएगा 5/32, 5/32 यही होगा आपका आंसर। ठीक, यही होगा आपका आंसर। और आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा है, ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन ए। ठीक, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा आपको ये टफ लगे, तो जब पढ़ेंगे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो एक बार फिर इसका हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन आपका सेकंड क्या पूछ रहा है, मतलब 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल डिक्लेरेशन इन सी। आपसे पूछा जा रहा है कि इलीगल डिक्लेरेशन कौन सा है, आपको कुछ डिक्लेरेशन दिए गए हैं, हाँ ऑप्शंस में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इलीगल डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 102 आपको दिया गया है कैर स्टार STR, तो भाई ये तो एकदम लीगल है। ठीक है, कैर स्टार STR पहला ऑप्शन, ये STR के अंदर क्या रहेगा, हमारा एड्रेस रहेगा, ये पॉइंटर है, हाँ पॉइंटर को हम लोग कैरेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग रख सकते हैं जो भी रखना चाहें स्ट्रिंग के अंदर, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए तो सही है, हाँ तो ये हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, कैर STR इस मतलब ये साइज़ बता रहा है और उसको क्या दे रहा है, डेटा टाइप कैर दे रहा है। और यहाँ पे जो रखा गया है वो भी हमारा कैरेक्टर है, क्या है, राज इज़ ए रिसर्च स्कॉलर, राज इज़ अ रिसर्च स्कॉलर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या है, कैर STR 40, कैर STR 40, कैर STR यहाँ पे 25 है, 25 साइज़ दी गई है। अब ये भी तो नोट करिएगा कि जो राज की साइज़ है कहीं वो 0 से 25 कैरेक्टर से ज़्यादा तो नहीं है, ये भी देखते रहिएगा। जैसे कि लिख दिया जाए, जैसे कि राज स्पेस इज ए रिसर्च स्कॉलर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, बिल्कुल 25 है, साइज़ भी 25 दी गई है, ऑफ कोर्स ये इसके अंदर आ जाएगा, तो ये एकदम वैलिड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, STR कैर STR 40, फिर वही है, यहाँ पे 25 है और साइज़ कितनी ज़्यादा दी जा रही है, 40 ज़्यादा दी जा रही है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा फिर ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी आपको दिया जा रहा है कि कैर साइज़ पहले लिख दी जा रही है, बाद में लिखा जा रहा है STR। ठीक है, साइज़ पहले लिखी जा रही है, बाद में लिखा जा रहा है STR, जो कि वैलिड नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। होता क्या है वैलिड, डेटा टाइप लिखिए, ठीक है, डेटा टाइप लिखिए, और उसके बाद कोई भी वेरिएबल नेम दे दीजिए, वेरिएबल नेम देने के बाद क्या करिए, उसका साइज़ दीजिए, ठीक, और जो भी स्ट्रिंग देनी है यहाँ पे स्ट्रिंग दीजिए। ठीक है, ये वैलिड होता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 103? ओके, क्वेश्चन नंबर 103, when we use slow start algorithm the size of congestion window blank unit it reaches a threshold। आपसे पूछा जा रहा है कि एक क्वेश्चन में कि जब स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम का हम लोग यूज़ करते हैं तो जो साइज़ ऑफ द विंडो है इंक्रीज़ होता है एडिटिवली, मल्टीप्लिकेटिवली, एक्सपोनेंशियली या नन ऑफ द अबव। देखिए TCP में एक एल्गोरिदम होता है स्लो स्टार्ट, इसमें होता क्या है कि सपोज़ करिए कि ये है सेंडर और ये है रिसीवर। ठीक है,
रिसीवर। यहाँ से सेंडर क्या करता है, कोई पैकेट भेजता है, मान लीजिए कोई पैकेट भेजता है, पैकेट 1, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, फिर ये रिसीव कर लिया। अब ये एक्नॉलेज करेगा इसको, 1 को एक्नॉलेज कर लिया, 2 को एक्नॉलेज कर लिया, 3 को एक्नॉलेज कर लिया, 4 को एक्नॉलेज कर लिया, ठीक है, 2, 3, 4। अब नेक्स्ट टाइम ये हो गया, एक टाइम पे एक पैकेट इन्होंने 4 साइज़ का, मतलब 4 पैकेट भेजा था, 1, 2, 3, 4 पैकेट भेजा था, ठीक है। इसकी विंडो साइज़ 4 थी, ठीक है। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम ये फिर जब भेजेगा, ये था इसका पैकेट 1 का टाइम, इतना टाइम लगा इसे पैकेट 1 में, ठीक है, पूरा एक पैकेट को भेजने का और वहाँ से AC के आने का इतना था टाइम। और जब नेक्स्ट टाइम जब वो पैकेट भेजेगा, हाँ, तो विंडो साइज़ क्या कर देगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, विंडो साइज़ डबल करके भेजेगा। यहाँ पे मान लीजिए विंडो साइज़ अगर 4 थी, तो अब क्या कर देगा, ये 2 मतलब एक बढ़ा देगा समय, 2 मतलब मान लीजिए विंडो साइज़ 4 थी तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम फिर AC के भेज देगा, ठीक है। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम करेगा तो फिर विंडो साइज़ क्या करेगा, इसका डबल कर देगा, ठीक है, विंडो साइज़ इसका भी डबल कर देगा। मतलब यहाँ 4 था विंडो साइज़, अब यहाँ पे 8 कर देगा, फिर AC के भेज देगा, तो यहाँ पे जब डबल कर देगा तो विंडो साइज़ यहाँ पे क्या कर देगा, 16, ठीक है। मैं 4 बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो 16 नहीं है, 16 पैकेट कर देगा। और ये तब तक करेगा, ये तब तक चलेगा इसका, जब तक जो नेटवर्क की कैपेसिटी है, नेटवर्क की जो कैपेसिटी है वहाँ तक वो रीच ना कर जाए, ठीक है। उसके थ्रेशोल्ड तक जब तक वो रीच नहीं कर जाएगा, तब तक ये अपना जो डेटा विंडो की जो साइज़ है वो क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता रहेगा। जब उसे लगेगा कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अब थ्रेशोल्ड पे आ गए हैं, अब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं भेज सकते हैं, तब तक वो भेजेगा। और जब आ जाएगा तो क्या करेगा, उसे वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कहने का क्या मतलब है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, एक्सपोनेंशियली देख रहे हैं, इंक्रीज़ करते चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। TCP स्लो स्टार्ट एल्गोरिदम है जो कि बैलेंस करता है नेटवर्क के कनेक्शन को, ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन को बैलेंस करता है। स्लो स्टार्ट ग्रेजुअली क्या करता है, इंक्रीज करता है डेटा, विंडो साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है। जैसे कि विंडो ये साइज़ है, 4 पैकेट भेज दिया, फिर 5, 4, 8 पैकेट भेजेगा, फिर स्लो 8 के बाद 16 पैकेट भेजेगा, क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करते चला जाएगा। और जब उसे लगेगा कि नहीं भाई नेटवर्क की जो कैपेसिटी है, हम वहाँ के मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, हम लोग जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है वहाँ तक पहुँच गए हैं, तब तक वो क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता चला जाएगा, ठीक है। तो यही है इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक्सपोनेंशियली, ठीक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 104 पे। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, इफ x, y and z are 3 exhaustive and mutually exclusive events related with any experiment and the probability x is equal to 0.5 probability of y and the probability of z is equal to 0.3 probability of y, then the probability of y is equal to blank। आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको दिए गए हैं 3 XYZ एग्जॉस्टिव एज वेल एज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि अगर उस एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी PX की प्रोबेबिलिटी इक्वल है किसने, 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ y के, एंड PZ की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है 0.3 PY के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ PY क्या होगी। अच्छा, तो पहले समझिए कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, द सेट ऑफ इवेंट जो कि कवर करे इंटायर सैंपल को। कुछ इसमें क्या होते हैं, सेट ऑफ इवेंट होते हैं, सेट ऑफ इवेंट्स जो कवर करें किसको, इंटायर सैंपल स्पेस को। जैसे कि सपोज करिए कि आपके पास है एक डाइस,
ठीक है, आपके पास एक डाइस है। तो डाइस में क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस होते हैं। तो इंटायर सैम्पल स्पेस अगर बोला जाए, इंटायर सैम्पल स्पेस का कहने का क्या मतलब है कि कितने आ सकते हैं? सभी आ सकते हैं, मतलब सभी का आने का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6, ये डाइस का क्या है? एक सिंगल डाइस का इंटायर सैम्पल स्पेस है। मतलब कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पासे के या डाइस के क्या हैं, फेसेस हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब भी मैं इनको क्या करूँगा, थ्रो करूँगा, जब भी मैं इनको थ्रो करूँगा तो एटलीस्ट एक ना एक इवेंट तो आना 100% श्योर है। ठीक है, एक ना एक इवेंट आना तो श्योर है। तो जो इस टाइप के जो होते हैं, इस टाइप के जो इवेंट होते हैं जो कि कलेक्टिवली क्या करते हैं, एक सेट ऑफ इवेंट्स को अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 क्या है, एक डाइस से जुड़ा हुआ है। और जब भी मैं इस इवेंट को क्या करूँगा, मतलब जब भी मैं इस इवेंट को करने की कोशिश करूँगा तो इन सभी इवेंट में से एक इवेंट आना तो मस्ट है, एक इवेंट आना तो मस्ट है। तो इस तरीके के जो इवेंट होते हैं इनको हम लोग कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सपोज करिए कि आपके पास 3 डाइस हैं। ठीक है, 3 डाइस हैं। ठीक है, अब सभी को अलग अलग थ्रो करिए, अलग अलग, इसका कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी। तो लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी से इसकी प्रोबेबिलिटी का कोई लेना देना ना हो, ना ही इसकी इससे हो। मान लीजिए एक्स डाइस है, ये वाई डाइस है, ये जेड डाइस है, तो ना ही इसका कुछ इससे रिलेशन हो, ना ही इसका कोई इससे रिलेशन हो, ना ही इसका इससे कोई रिलेशन हो। ठीक है, इस टाइप के जो इवेंट होंगे तो उसको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, और इन सब के बीच में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होगी, तो इनका क्या होगा, बीच का इन दोनों का इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, या कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जो इंटरसेक्शन होगा तो वैल्यू क्या आएगी उसका, डिसजॉइंट, मतलब कि उनके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या कहते हैं, जो कि एक सेट ऑफ पूरे इंटायर सैम्पल स्पेस को अपने साथ रखते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जस्ट लाइक डाइस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब भी मैं इस इवेंट को करने की कोशिश करूँगा तो पक्का 100% एक ना एक इवेंट तो श्योर ही आएगा। तो इस टाइप के जो होते हैं इवेंट उसको कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि ये तीनों क्या हैं, एक्स वाई जेड क्या हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में होता क्या है कि दोनों सबकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। किसी भी आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है 0 से 1 में ऑसिलेट करती है। तो जितने भी इवेंट्स हैं अगर मैं सबका सम कर दूं, उनकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का क्या कर दूं, सम कर दूं, तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। यानी कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड करूं तो वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, 1। और हमें दिया क्या क्या है कि पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स की वैल्यू दी गई है 0.5 पी वाई। ठीक, और क्या दिया गया है कि पी जेड की वैल्यू क्या है, पी जेड की वैल्यू आपको दी गई है 0.3 पी वाई। ठीक, आप करिए क्या कि जहाँ पे एक्स है सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जेड में भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या आएगा बताइए, 0.5 पी वाई, ये पी वाई ही रहेगा। और यहाँ पे z है तो इसको लिख दीजिए 0.3 पी वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको जब सम करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसको सम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 1.8 पी वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, अब पी वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, पी वाई इक्वल्स टू 1/1.8। तो ये हटा लेते हैं, यहाँ 0 कर लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 9। और अगर इसको और फर्दर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 0.5
0.55 आता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए? आई थिंक इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक। क्या है ऑप्शन में? 0.54, ऑलमोस्ट इसी के करीब है, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? द IPv4 एड्रेस क्लासफुल एड्रेसिंग इज रिप्लेस्ड विद। IPv4 एड्रेस की बात हो रही है जिसमें कि क्लासफुल एड्रेसिंग को रिप्लेस किया गया है किसके साथ? आपके पास ऑप्शन है क्लासलेस एड्रेसिंग से, क्लासफुल एड्रेसिंग से, सबनेटिंग एडवर्टाइजिंग से, या नॉन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका सिंपल आंसर है क्लासलेस एड्रेसिंग से। इसकी वजह क्या है कि क्लास ए जो एड्रेसिंग होती है, क्लास ए एड्रेसिंग जो होती है वो उसके अंदर बहुत मिलियंस ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं जो कि वेस्ट चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, जैसे कि नासा हो गई, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। और बहुत ही कम इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्लास ए एड्रेसिंग को अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, वेस्टेज हो जाता है किसका? नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस का। वही चीज़ क्लास बी में भी होती है, वही चीज़ आपको क्लास बी में भी देखने को मिलती है। और क्लास सी जो होता है, क्लास सी में नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस बहुत कम होते हैं और जितनी ज़रूरत होती है, जितनी नीड होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो उतना उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता है। और क्लास डी आपका राउटिंग, मल्टीकास्टिंग इसके लिए इस्तेमाल होता है। क्लास ई आपका इस्तेमाल होता है मिलिट्री या रिसर्च पर्पस के लिए। तो इस वजह से ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, इसको हटा के रिप्लेस कर दिया गया किससे? क्लासलेस से। अब क्लासलेस से क्या हो गया कि हम डिपेंडेंट हो गए कि जितना आपको या ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है उसको उतना आईपी एड्रेस प्रोवाइड करो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। अब इससे क्या होगा कि वेस्टेज नहीं होता है आईपी एड्रेसेस का, ठीक है। तो इसी वजह से क्लासलेस क्लासेस को हटा दिया गया, 2n में ब्लॉक्स को डिवाइड कर दिया गया क्लासलेस में, और जिसको जितना ज़रूरत है उसको उतना प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इसी वजह से जो क्लासलेस एड्रेसिंग है वही आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन होगा आपका ए, ठीक है। ऑप्शन होगा ए, क्लासलेस एड्रेसिंग, ठीक। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम लोग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने लगे। इसी वजह से जो क्लासफुल एड्रेसिंग है उस वहाँ पे क्लासलेस एड्रेसिंग पे एडवांटेज आ जाता है, और क्लासफुल में क्या होता है, हम लोग आईपी एड्रेस उसमें बहुत सारे वेस्ट बनने लगते हैं। इसी वजह से हम लोग क्लासलेस पे आ गए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? अन इथरनेट डेस्टिनेशन एड्रेस 07 01 12 03 04 05 इज़। आपको एक इथरनेट का डेस्टिनेशन एड्रेस दिया गया, यानी कि एक मैक एड्रेस दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये क्या है? यूनिकास्ट एड्रेस है, मल्टीकास्ट एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, या ऑल ऑफ द ऑप्शन? मतलब ऑल ऑफ तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि आप करिए क्या कि आप पता करने के लिए आप 07 जो है, जो शुरुआत का जो नंबर है, जो फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है, हम लोग जानते हैं मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है? 48 बाइट का होता है, ठीक है। 01 112 03 04 05 48 8 बाइट, 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स कितने हो गए आपके? 48 बाइट हो गए, 48 बिट्स हो गए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट उठाइए और इसको कन्वर्ट करिए किसमें? बाइनरी नंबर में। तो 7, तो कैसे भरेंगे? 0 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है। 0 1 1 1। अब इसका शुरुआत का ही नंबर देखिए, फर्स्ट बाइट, फर्स्ट जो नंबर है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आपका LSB है, ठीक है। ये आपका LSB है, ठीक। एक मिनट, ये LSB नहीं है, ये आपका MSB है। और आपका ये क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका होता है LSB, मैं भूल गया था थोड़ा सा। हाँ, तो ये जो बाइट है, अब इसको चेक करिए, ये क्या है? 1 है कि 0 है? 1 है कि 0 है? अगर वैल्यू आती है 1, और अगर वैल्यू आती है 1, तो इसका क्या मतलब है? ये मल्टीकास्ट है। और अगर वैल्यू आती है 0, अगर वैल्यू आती है 0, तो इसका मतलब है ये यूनिकास्ट है, ठीक है। और अगर सभी नंबर के आते हैं 1 1 1 1 1 1 1,
तो इसका क्या मतलब है, ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 106 है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, मल्टीकास्ट है, यूनिकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है। तो हम इसे देख के बता सकते हैं कि 7 की वैल्यू जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट पे नंबर क्या आया है 1, तो ये हम बोल सकते हैं ये मल्टीकास्ट है। ठीक है, मल्टीकास्ट है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा बी। ठीक, ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 107 क्या है, द ओपन फाइल टेबल हैज़ a/n ब्लैंक एसोसिएटेड विथ ईच फाइल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक ओपन फाइल टेबल है। ये ओपन फाइल टेबल क्या होता है, एक तरीके का टेबल है जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन उन सभी फाइलों की जो कि विंडोज़ के रनिंग टाइम में ओपन है। यानी कि अगर विंडोज़ आपका ओपन है, उस वक्त आपने कोई फाइल्स अगर खोली है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ओपन फाइल टेबल में स्टोर होती है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि हैज़ अन डैश एसोसिएटेड विथ ईच फाइल। ऐसा कौन सा इसमें कमांड है जो कि एसोसिएट करता हो सभी फाइल से। ठीक है, फाइल कंटेंट नहीं, फाइल कंटेंट सबसे एसोसिएट नहीं होता है। फाइल परमिशन ज़रूरी नहीं है। ओपन काउंट क्या होता है, ओपन काउंट देखिए सब में यूज़ होता है। ओपन काउंट क्या होता है, जितनी बार फाइल ओपन होगी। फॉर एग्जांपल आपने 3-4 फाइल खोली है, खुद से खोली है या किसी प्रोसेस के थ्रू खुली है। ठीक है, जितनी बार खोलेंगे वो क्या करेगा, जितनी बार खोलेंगे उसको काउंट कर लेगा कि एक बार खोला, 2 बार खोला, 3 बार खोला, तो 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक तरीके का काउंटर है, काउंटर की तरह है कि क्या चीज़ काउंट कर रहा है कि कितनी बार आप उस फाइल को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, उसका काउंटिंग कर रहा है। तो ओपन फाइल यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो आपका और आंसर क्या होगा, ओपन फाइल। क्लोज काउंट नहीं होगा। ठीक है, ओपन फाइल, ओपन काउंट क्या करेगा, जितनी बार आप फाइल को ओपन करेंगे उसका नंबर काउंट कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है लोड करने का ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में, इसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं, थ्रैशिंग बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। देखिए, जब भी कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं, तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस। बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक तो प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है बूट लोडर। वो बूट लोडर प्रोग्राम यूज़ किया जाता है किसी बड़े प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाने के लिए, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बूट लोडर क्या करता है, बूट लोडर सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में ले आता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस, या सिंपली हम इसे बोल सकते हैं बूटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक, बूटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, वाई इज़ वन टाइम पासवर्ड इज़ सेफ। आपसे पूछा जा रहा है कि वन टाइम पासवर्ड सेफ क्यों है। ऑप्शन ए, इट इज़ ईजी टू जनरेट। हाँ, ईजी तो है जनरेट, लेकिन इससे सेफ्टी का तो कुछ नहीं पता चल रहा। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, इट कांट बी शेयर्ड, इसे शेयर नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं है, शेयर तो हो जाता है। ऑप्शन सी, इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। हाँ, जितनी बार आप उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, जितनी बार भी आप वन टाइम किसी डिवाइस में अगर वन टाइम पासवर्ड आता है, जितनी बार आप उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट वन टाइम पासवर्ड आपको मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, वन टाइम पासवर्ड करने से कि इस पर किसी तरीके का बार बार जब नंबर डिफरेंट हो जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो भी आपका इंट्रूडर होगा या जो भी हैकर होगा, जो भी हैक करने की कोशिश कर रहा है या जो भी क्रैकर होगा, वो ब्रूट फोर्स लगाए या किसी भी तरीके से वो आपका नंबर एक्सेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बार बार OTP चेंज हो जा रहा है, इस वजह से। तो ये सबसे सेफ़ हो रहा है इसी वजह से। वन टाइम पासवर्ड इसी वजह से बहुत ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। ठीक है, इट कैन बी इजली डिक्रिप्टेड, नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका सही है। 110 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, हाउ मेनी DFAs एग्जिस्ट विथ 2 स्टेट्स ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट 0,1। आपसे पूछा जा रहा है कितने DFA एग्जिस्ट करेंगे विथ टू स्टेट्स के साथ
जिसमें कितने इनपुट अल्फ़ाबेट हैं, 0, 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए बहुत नॉर्मल, बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप फॉर्मूले से कर लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ DFA अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, नंबर ऑफ DFA, तो 2 to the power n मल्टीप्लाई n to n, ये नॉर्मल फार्मूला है। ठीक है, और जितने अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे n की जगह रख लीजिए, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आप यहाँ पे n में लिख लीजिए। तो कितने हैं, 2 हैं, 2 लिख लीजिए। 2 n में n लिख लीजिए, 2 और यहाँ पे n कर लीजिए। कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करिए, यहाँ हो जाएगा 2 to the power 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 16, ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, ऑप्शन होगा डी। ओके, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये जो पेपर है कंप्लीट हो जाएगा।